कहाँ आप 50 लाख रुपए में जा रहे हैं वापस, चलिए दिल्ली, आपको हम 2 करोड़ रुपया दिलवाएंगे कि महाशय आप जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपये का इंतजाम कीजिए, बंदोबस्त कीजिए, नहीं तो हम इसी दरबार में आपकी खाल उतरवा देंगे। तो ये एक बाउंड्री बना रहा है। तो कोई भी पश्चिमी शासक जब एंटर करता था भारत के अंदर तो उसको पहले इस रेंज से होकर के गुजरना होता, सुलेमान रेंज और कित्थर रेंज से होकर के गुजरना होता। जैसे उज्बेक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या ऑटोमन साम्राज्य, ये सब सुन्नी मुसलमान थे। तो देखिए, अब इसलिए ईरान को विलन क्यों समझा जाता है? इसलिए कि नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है 1739 ईस्वी में भारत के ऊपर, और भारत में दिल्ली, जहां चांदनी चौक के पास दिल्ली लहूलुहान हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मराठा साम्राज्य किस तरीके से मुगल साम्राज्य का विकल्प दे रहा है। यानी एक समय ऐसा लगने लगा था कि 18वीं सेंचुरी के भारत में मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य को विस्थापित कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसका कारण 3-4 कारण हमने बताया था। कई सारे कारण थे। इसके जो प्रशासनिक व्यवस्था थे उसमें कुछ कमियां नज़र आया, आर्थिक कमजोरियों की वजह से, नियम कानून में जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए वो नहीं होना। तो ऐसे कई सारे कारण थे जिसकी वजह से मराठा साम्राज्य ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। वैसे लगभग पूरे भारत पर इसका वर्चस्व देखने को मिलता है 18वीं सेंचुरी में, लेकिन मराठा साम्राज्य भी मुगल साम्राज्य का विकल्प नहीं दे सका। हमने पिछले क्लास में भी बताया था, इसके पिछले क्लास में भी, कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा है औरंगजेब के मृत्यु के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ चुका है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था सामान्य हो चुकी है। अब जब कमज़ोर हो चुका है तो जो भी अमीर अधिकारी थे, जो महत्वाकांक्षी अधिकारी थे, वो सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और एक अपना छोटा छोटा राज्य में डिवाइड करके, जैसे बंगाल स्वतंत्र हुआ, अवध स्वतंत्र हुआ, हैदराबाद हुआ, त्रावणकोर का राज्य, मैसूर, हालांकि ये दोनों तो त्रावणकोर और मैसूर परिधि के बाहर के राज्य हैं। मराठा साम्राज्य ने विकसित किया, सीख के बारे में, जाट, रुहेला, इन सब राज्यों के बारे में हमने डिस्कस किया था। वैसे सिख साम्राज्य के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, त्रावणकोर और मैसूर के बारे में भी डिस्कस नहीं किया है, वो हम आगे आने वाले क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ा सा आपको एक एलिमेंट छूट रहा था, एक कहानी बोलो या फिर एक घटना जो छूट रहा था, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। जैसे हमने बताया था कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, ईरान के शासक नादिर शाह, उसका आक्रमण होता है भारत के ऊपर। तब उसके बाद जो सुरक्षा पंक्ति होता है, वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति उसको कहते हैं भारत का, काबुल, गजनी, कांधार वाला इलाका, उसमें क्या होता है कि वो सुरक्षा पंक्ति टूट जाता है, जिसकी वजह से इसका फायदा अहमद शाह अब्दाली को 1748 से 1761 तक मिलता है, जिसमें 1761 में पानीपत का 3rd बैटल होता है, जो मराठे दक्षिण से जा करके युद्ध करते हैं अब्दाली से। ये हमने डिस्कस कर लिया पिछले क्लास में। तो अभी जो एलिमेंट छूट रहा था, जो घटना छूट रहा है, जो इवेंट छूट रहा है, उसके बारे में आज का हमारा क्लास रहेगा। हमारा क्लास का आज मेन टॉपिक ये है कि नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है 1739 ईस्वी में भारत के ऊपर, और भारत में दिल्ली, जहां चांदनी चौक के पास दिल्ली लहूलुहान हो गया है, उस सिचुएशन को समझेंगे। फिर हम जो बता रहे हैं कि जो सुरक्षा पंक्ति था भारत का, वो किस तरीके से टूटा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आखिर वो सुरक्षा पंक्ति है क्या? ठीक है, क्योंकि देखिए, भारत एक नेचुरली प्रोटेक्टेड, बोले तो प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान होता है भारत का। वह कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको हमने एक चीज़ बताया था कि मुगल साम्राज्य के जिस तरीके से, जैसे मुगल साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था, उसी तरीके से कई और मुस्लिम साम्राज्य थे। हमने डिस्कस किया है थोड़ी बहुत मात्रा में, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन बताया था। मैं मानता हूँ पढ़ाया नहीं हूँ उस साम्राज्य के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत बताया था, क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है और मुगल साम्राज्य मध्यकालीन हिस्ट्री की बात है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर हमने बात किया था। तो हमने बताया था कि एक होता है ऑटोमन साम्राज्य था, एक था उज्बेक साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य की बात करें
तो देखिए थोड़ा सा आपको इस मैप शायद क्लियर आपको नज़र आए या ना आए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको मैप दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाइए। देखिए आपको शायद यहाँ पर शायद क्लियर दिख रहा होगा, आपको नहीं भी दिखे आप गूगल पर सर्च कीजिएगा वर्ल्ड मैप, आपको यहाँ दिख जाएगा जैसे, ठीक है। देखिए बेसिक चीज़ है, देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, ये इंडिया है। यहाँ पर इस वाले इलाके में आप यहाँ इंडिया को देख रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया है। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य इस इलाके तक, यहाँ तक था पहले, जैसे पाकिस्तान वाला इलाका भी तो इंडिया में ही था ना उस समय की बात है। तो ये इंडिया है, यहाँ पर मुगल साम्राज्य, ये मध्य एशिया है, इस वाले इलाके को मध्य एशिया कह रहे हैं, ठीक है, एशिया के बीचों बीच। तो यहाँ पर उज्बेक साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य? उज्बेक साम्राज्य। फिर जब ये टर्की वाले इलाके पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर इस वाले इलाके में, तो ये टर्की का इलाका थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे, तो ये ऑटोमन साम्राज्य था। यानी कहने का मतलब हो गया कि पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया का कुछ भाग था, ठीक है, उसको कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है, वो भी मुस्लिम साम्राज्य था। फिर एक साम्राज्य है यहाँ पर, ये ईरान वाले इलाके में, ठीक है, ईरान जो पर्सिया पहले कहते थे, तो अभी उसको ईरान कहते हैं। ईरान देश के बारे में आपने सुना भी होगा। तो ईरान में सफावी साम्राज्य होते थे, सफावी साम्राज्य, ठीक है। अब देखिए ईरान में जो सफावी साम्राज्य थे वो शिया मुसलमान थे, शिया मुसलमान थे, और बाकी जो थे जैसे उज्बेक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या ऑटोमन साम्राज्य, ये सब सुन्नी मुसलमान थे। तो देखिए अब इसलिए ईरान को विलन क्यों समझा जाता है? इसलिए क्योंकि बाकी सब तो आस पड़ोस में क्या है, सुन्नी मुसलमान है। जैसे सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुसलमान है और ईरान में सिर्फ शिया मुसलमान। ईरान में थोड़ा सा लेबनान के पास और इराक में भी इधर हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं, तो ये शिया मुसलमान है। तो ईरान को विलन समझा जाता है क्योंकि वो सिर्फ अकेला उस इलाके में छोटे से जगह पर, और बाकी इतने सारे जगह पर क्या है, सुन्नी मुसलमान थे। आज भी अरब प्रदेश का जो विवाद है शिया और सुन्नी में, आज भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, शिया और सुन्नी के मामले में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग टॉपिक से फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इतना गहरा विवाद है। अभी आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया जो शिया मुसलमान है, वो यहूदियों से, जो इजराइल में यहूदी लोग हैं, तो वो मतलब सऊदी अरेबिया से तो मतलब उनका दुश्मनी चलता है। लेकिन ईरान से दुश्मनी निभाने के चक्कर में सऊदी अरेबिया ने इजराइल से भी सपोर्ट कर लिया, इजराइल से हाथ मिला लिया कि हम आपसे दुश्मनी भुला सकते हैं लेकिन शिया मुसलमान से नहीं। तो शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान बहुत बड़ा मतलब विवाद है, इसको हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो पहले आप इतना समझिए कि हमने कुछ साम्राज्य के बारे में बताया। ऑटोमन साम्राज्य, उज्बेक साम्राज्य जो मध्य एशिया में था, मुगल साम्राज्य जो भारत के इलाके में था उस समय, और सफावी साम्राज्य जो ईरान के थे। तो ये जो 3-4 साम्राज्य थे ना, इसमें अब हम लोग बात करते हैं। देखिए कैसे बात करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आपको हम, शायद मैप में दिखे ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, देखिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है, ये वाला भारत का इलाका है। ये पूरा मतलब इस तरीके से पूरा भारत था, पहले बड़ा एरिया था भारत का। ये पाकिस्तान, जिसे देखिए भारत अभी इतना है, ये पाकिस्तान वाला इलाका था। थोड़ा सा अफगानिस्तान का इलाका भी भारत में एंटर करता था, जैसे काबुल, गजनी, कंधार वाला इलाका, वो आपको अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर ये आपको हम ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो जो भी है ये भारत का इलाका। अब समझिए कि यहाँ तो भारत हो गया, ये अफगानिस्तान का ये पूरा इलाका, ये ईरान का पूरा इलाका, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है, ईरान। अब देखिए ये है ऊपर उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है ना, ये कौन सा इलाका है, ये है मध्य एशिया का इलाका,
ठीक है। और ये एशिया का इलाका, ये पश्चिमी एशिया आ जाता है इधर, ठीक है। ईरान के बाद इराक हो गया, फिर सीरिया हो गया, इस तरीके से। और यहाँ पर ये टर्की है, ठीक है, तुर्की जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेबनान, इजराइल, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ सऊदी अरेबिया की बात हो रहा है। तो देखिए ये जो टर्की है ना, और यहाँ देखिए टर्की का कुछ भाग एशिया में आता है, कुछ भाग यूरोप में चला जाता है, ये यूरोप का इलाका। तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी यूरोप, ठीक है, पूर्वी यूरोप। और यहाँ ये जो इलाका बन गया, यहाँ से ये इलाका अफ्रीका का इलाका, तो उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो ये पूर्वी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, ये जो इलाका था ना, ये ऑटोमन साम्राज्य का था, ठीक है। और ये ईरान, ये सफावी साम्राज्य का था। देखिए नाम लिख देते हैं आपको, ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, ये हो गया सफावी साम्राज्य, सफावी। और ये हो गया उज्बेक साम्राज्य, ठीक है। और ये मुगल साम्राज्य जो भारत के अंदर थे, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री की चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा डिस्कस हम लोग नहीं रहे, हम लोग यहाँ फोकस करते हैं क्योंकि नादिर शाह का आक्रमण हमको समझना है, ठीक है, तो डाइवर्ट नहीं होना है। अब देखिए अब हुआ क्या, अब देखिए मुगलों को जो है, मुगलों को उज्बेक साम्राज्य से हमेशा गिला शिकवा रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि उज्बेक जो साम्राज्य थे, उसके जो शासक होते थे, वो मुगलों को हमेशा तंग करते रहते थे, ठीक है, हमेशा परेशान करते रहते थे। कभी अफगानों को, कभी अफगान को, अफगानिस्तान को इसके खिलाफ भड़का दिए, कभी खुद ही सैन्य अभियान कर दिए, कभी इसके क्षेत्र को जीतने की कोशिश कर रहे। तो मुगलों को जो है ना, अब देखिए मुगल, आप बड़ा आश्चर्य होगा, मतलब आप मुगल के स्मार्टनेस को देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के, कि मुगल सुन्नी मुसलमान होते हुए भी, कौन सा मुसलमान? सुन्नी मुसलमान। और ये कौन से थे? शिया, शिया मुसलमान। तो सुन्नी मुसलमान होते हुए भी मुगल शियाओं से उनका बड़ा दोस्ती था, सफावी शासक से उनका बड़ा मतलब गहरा दोस्ती था। और उज्बेक से दूरी बना रहता था, क्योंकि वो सुन्नी है फिर भी, क्यों? क्योंकि वो इनको हमेशा तंग करते रहते थे, परेशान करते रहते थे, ठीक है। तो अब देखिए इस इलाके में, अब यहाँ पर आपको कुछ रेंज की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हिमालय का इलाका है, ये जो हिमालय का इलाका है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस हिमालय, देखिए थोड़ा सा मैप आपको दिखाते हैं हम। देखिए मैप में आप देखिए यहाँ पर, ये है हमारा भारत, ठीक है, ये भारत है। अब इस भारत के पास आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये भारत है। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये क्या है? ये हिमालय से प्रोटेक्टेड है। हिमालय क्या कर रहा है? ऊपर से प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी भारत को ऊपरी हिस्सा में हिमालय है। और इस वाले इलाके में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हिमालय का ही रेंज जो था, हिमालय पहाड़ी का जो रेंज है, उसी में हिंदू कुश रेंज, हिंदू कुश रेंज के बारे में आपने सुना होगा। हिंदू कुश रेंज, जिसमें सुलेमान रेंज, किरथर रेंज, ये दोनों रेंज थे, सुलेमान और किरथर, जो अभी पाकिस्तान में के आसपास पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास पड़ रहे, तो सुलेमान रेंज और किरथर रेंज, ये दो रेंज थे। अब देखिए सुलेमान रेंज, देखिए यहाँ पर आपको लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए एक हो सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज, और एक था किरथर रेंज, किरथर। और हिंदू कुश रेंज की बात हमने किया, हिंदू कुश रेंज, ठीक है। ये हिंदू कुश रेंज में अब देखिए सुलेमान और किरथर की बात करें, तो सुलेमान रेंज से एक गुजर करके जाता था खैबर दर्रा। देखिए कोई भी पहाड़ी इलाका में जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दर्रा की यदि हम बात करें, जहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं या फिर छोड़ ही देते हैं, ठीक है। देखिए खैबर दर्रा, खैबर
दर्रा, ठीक है, फिर गोमल दर्रा, गोमल दर्रा, और फिर एक था बोमल दर्रा। अब देखिए ये 3 दर्रा का नाम हमने बताया। रोड है जनरली, देखिए जब भी कोई अफगानिस्तान से या फिर पश्चिमी शासक या फिर जब भी कोई इधर से आता था भारत में एंटर करना होता था तो उसको सुलेमान रेंज से या तो वो खैबर दर्रे से होकर के गुजरता, ठीक है, या तो वो खैबर दर्रे से होकर के गुजरता, ठीक है, या फिर सुलेमान रेंज में एक और दर्रा था जिसको कहते हैं गोमल दर्रा। सुलेमान रेंज में ये 2 दर्रा था, ठीक है, ये 2 दर्रा था सुलेमान रेंज में, 2 दर्रा। किस रेंज में? सुलेमान रेंज में। यहाँ पर सुलेमान रेंज में 2 दर्रा, 2 रास्ते थे, या तो वो खैबर दर्रे से होकर के भारत में एंटर करता, पंजाब में एंटर कर जाता, या तो वो पश्चिम से यानी अफगानिस्तान से होकर के आता तो गोमल दर्रे से वो एंटर करता, कहाँ पर? पंजाब में एंटर करता। 2 दर्रे थे, 2 रास्ते थे। अब एक और बचा बोलन दर्रा। बोलन दर्रा तो किरथर रेंज, यहाँ बलूचिस्तान वाला जो इलाका है यहाँ पर किरथर रेंज था, तो किरथर रेंज में एक दर्रा था जिसका नाम था बोमल दर्रा। तो 3 रास्ते थे भारत में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो जब 3 रास्ते थे तो पश्चिम एशिया से कोई भी शासक या कोई भी दूसरा साम्राज्य या फिर कोई भी सैन्य अभियान है, कोई भी आना चाहता हो, जब एंटर करना चाहता हो भारत में, हिंदुस्तान में, तो वो या तो वो खैबर दर्रे से होकर के आता और पंजाब में पहुंचता, या तो वो गोमल दर्रे से होकर के आता। ये दोनों सुलेमान रेंज में आते हैं, सुलेमान पहाड़ी, या तो वो किरथर रेंज से गुजर करके आते भारत के अंदर, ठीक है, किरथर रेंज में बोमल दर्रा से। ये सब रास्ते के नाम है, ठीक है। तो ये तरीका था। अब देखिए, अब जिस भी शासक का जो भारत में शासन कर रहा हो, तो जिस भी शासक का ये सुलेमान रेंज का खैबर दर्रा और गोमल दर्रा यानी सुलेमान रेंज पर यदि कब्जा हो या किरथर रेंज पर कब्जा हो, तो ये जब दोनों रेंज पर कब्जा होगा तो आप समझ सकते हैं ये पूरा एक सुरक्षा पंक्ति बना ना। यहीं पर इस इलाके में आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये है भारत, तो ये देखिए ये जो इस कलर का दिख रहा है ना, ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है, ये जो कलर दिख रहा है आपको डार्क साइड में, ये पहाड़ी इलाका है। अब आप देखिए यहाँ पर, तो ये सुलेमान रेंज और ये किरथर रेंज, ठीक है, 2 रेंज है, सुलेमान और किरथर। ये हिंदुकुश रेंज की, मतलब हिमालय के हिंदुकुश रेंज की चीज़ें हैं। तो यहाँ से खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, और यहाँ से बोलन दर्रा, बोलन दर्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने बताएगा, बोलन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो इस जगह पर आप यहां से देख सकते हैं कि देखिए ये है, मान लेते हैं यहाँ पर है काबुल का, जैसे अफगानिस्तान में, यहाँ तो दिख नहीं रहा, एक मिनट थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं इधर, यहाँ से शायद आपको दिख जाए। देखिए ये अफगानिस्तान का इलाका है, अफगानिस्तान, और ये देखिए ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का जो ये इलाका है ना, ये अभी पहले तो भारत में था, ठीक है, पहले कहाँ पर था ये इलाका? पहले तो ये इलाका भारत में था, इधर साइड वाला पाकिस्तान तो पहले भारत में था जब आज़ादी से पहले। तो ये अफगानिस्तान में जो इलाका है, काबुल, गजनी और यहाँ कंधार, ठीक है, कंधार, गजनी और काबुल, ये 3 इलाके। तो जिस भी शासक का जो भारत में शासन करते थे, तो जिस भी शासक का काबुल, गजनी और कंधार ये वाला इलाका पर जब कब्जा होता, तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, एक बाउंड्री बना रहा है ना। इधर तो अरब सागर हो गया, ठीक है, तो ये एक बाउंड्री बना रहा है। तो कोई भी पश्चिमी शासक जब एंटर करता था भारत के अंदर, तो उसको पहले इस रेंज से होकर के गुजरना होता, सुलेमान रेंज और किरथर रेंज से होकर के गुजरना होता, ठीक है। और काबुल, गजनी, कंधार को तो वहाँ पर तो शासन
वहाँ पर तो पुलिस चौकी होता, तो वहाँ से आप जीत करके ही एंटर कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब इसके बाद भी आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए, इसके बाद भी आपको थोड़ा सा और मैप दिखाते हैं, क्योंकि देखिए एक बार क्लियर हो गया ना दिमाग में, फिर उसके बाद समझना नहीं है कुछ। देखिए ये जो रेंज दिख रहा है ना, ये रेंज, ये हिंदू कुश रेंज की बात कर रहा है, ठीक है, हिंदू कुश रेंज। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, हिंदू कुश, और ये देखिए एरो यहाँ दिख रहा है, तो ये हिंदू कुश रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। ये हिंदू कुश रेंज है यहाँ से, और ये देखिए ये पाकिस्तान। तो यहाँ से जब भी एंटर करना होता तब जा करके आप इंडिया में एंटर कर रहे होते, ठीक है, ये पश्चिमी भाग से, अफगानिस्तान वाले इस इलाके से, ठीक है। तो ये भी एक मैप था, और मैप आपको एक थोड़ा सा और हम दिखाना चाहते हैं। ये मैप तो आपने देखा ही, ये तो हालांकि इंडिया का मैप है, ये भी नहीं है। तो बस हो गया, इतना ही मैप था। आप इस मैप को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम बता रहे थे कि कोई भी जब एंटर करना चाहता पश्चिमी देश तो भारत के अंदर, तो इसको इस सुरक्षा पंक्ति को क्रॉस करना होता है, ठीक है। यही वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्ति। अब ये काबुल, गजनी, कांधार वाला इलाका, तो ये जो सुरक्षा पंक्ति है ना, देखिए, तो ये जो सुरक्षा पंक्ति है इसको क्रॉस करना होता है। ये तो अरब सागर है गया, तो उसको क्रॉस करके ही आप भारत में एंटर सकते। देखिए कितना सिक्योर है, नेचुरली प्रोटेक्टेड है भारत। कैसे, इधर से ये हिंदू कुश रेंज, सुलेमान और किर्थर रेंज सपोर्ट कर रहा है, इधर उत्तर में हिमालय और उत्तर पूर्वी इलाके में भी हिमालय प्रोटेक्ट कर रहा है, और इधर आप देखिए तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी, और फिर इधर हिंद महासागर और इधर अरब सागर। तो ऐसा लगता है कि भारत मतलब नेचर के द्वारा जैसे इसको बनाया गया है, जो नेचुरली प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्ट किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या, अब देखिए, अब विवाद का कारण क्या था, तो सुनिए। विवाद का कारण ये है कि ये जो कांधार वाला जो इलाका है ना, कांधार, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, कांधार। देखिए यहां लिखते हैं, कंधार वाला जो इलाका है, ठीक है। देखिए काबुल यहां लिख ही देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, गजनी और कंधार। तो कंधार वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ये अभी ईरान में पड़ता है, और काबुल और गजनी ये अफगानिस्तान में पड़ता है। क्लियर है। तो ईरान हमेशा से कहता था कि कंधार हमारा है, और भारत के जो मुगल शासक थे वो कहते थे कि कंधार हमारा है। इसी को लेकर के सिर्फ विवाद था। वैसे हमने बताया कि ईरान के सफावी शासक जो शिया मुसलमान थे, और मुगल साम्राज्य के जो शासक थे जो सुन्नी मुसलमान थे, उनमें दोस्ती रहता था शिया होने के बावजूद। लेकिन सिर्फ कंधार के टॉपिक पर इनके अंदर जो है ना आपस में विरोध होता था। ईरान के शासक कहते थे कंधार हमारा है, और मुगल शासक कहते थे कंधार हमारा है। क्लियर है। तो कई बार ईरान जीत लेते थे उसको, मुगल कई बार जीत लेते थे, ऐसे चलता था। 1648 में, 1648 में, ठीक है, 1648 में क्या होता है कि शाहजहां के टाइम है, मुगल साम्राज्य में कौन है, शाहजहां, 1648 में, ठीक है। तो 1648 में क्या होता है कि ईरान के एक शाह के द्वारा कंधार को जीत लिया जाता है। पहले मुगल शासक के था, तो मुगल शासक से कंधार को कौन जीत लिया, ईरान का शाह, ठीक है। अब जब ईरान के शासक इसको जीत लिए कंधार को, तो शाहजहां 2-3 सैन्य अभियान भी किया। पहले 1649 ईस्वी में, ठीक है, फिर 1652 ईस्वी में। ये 2 अभियान
शाहजहां का राजकुमार कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के नेतृत्व में कंधार पर सैन्य अभियान भी किया गया कि कंधार को जाकर के छीन लो, लेकिन कंधार नहीं छीन पाया। वो ईरान ताकतवर निकला तो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आपने दारा शिकोह का नाम सुना होगा, दारा शिकोह, उसका नाम आपने सुना होगा। तो 1653 ईस्वी में फिर दारा शिकोह के द्वारा कंधार पर सैन्य अभियान किया जाता है मुगल की तरफ से, लेकिन वो भी असफल रहता है। उसके बाद मुगल के हाथों कंधार निकल जाता है। कंधार का जो इलाका है अब मुगल के हाथों निकल गया। तो अब इलाका क्या बचा? सिर्फ काबुल और गजनी, यानी कि सुलेमान रेंज वाला, और किरथर रेंज तो कहानी खत्म, छूट गया। अब आप समझिए, तो अब आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। मोहम्मद शाह रंगीला, आपको याद होगा हमने बताया था कि शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा, औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद 1 साल के लिए जहांदार शाह आएगा, फिर फारुखशियर, और उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। वो तो वाकई में रंगीला निकला, नाच गाने में हमेशा मस्त, साम्राज्य पर ध्यान नहीं देना, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देखना, तो वाकई में रंगीला था। और इस समय मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी। तो ये चीज़, और इस समय देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के समय एक शासक हुआ ईरान में, एक बड़ा ही जुझारू शासक हुआ, जिसका नाम था नादिर शाह। ठीक है, ईरान में एक जुझारू शासक हुआ जिसका नाम क्या है? नादिर शाह, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, नादिर शाह। तो देखिए, नादिर शाह ईरान का एक बड़ा ही जुझारू शासक हुआ, और उसको ये बात पता था कि अभी मुगल सत्ता कमज़ोर हो चुका है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। तो वो बस चाहता था कि एक मौका मिले ताकि हम हिंदुस्तान की समृद्धि को, उसके संसाधन को अपने कब्जा में कर सकें, ये चाहता था। वैसे देखिए, कोई भी जो पश्चिमी शासक था या यूरोपियंस थे या फिर जो भी इधर के जो शासक होते थे, उनको जो है ना, हिंदुस्तान एक समृद्ध क्षेत्र था उस समय। तो हिंदुस्तान की समृद्धि देख करके, वहाँ के संसाधन देख करके लोगों का जीव लपलपाते रहता था कि हमको किस तरीके, कब जो है हिंदुस्तान के इस संसाधन पर कब्जा हो जाए, ऐसा चाहते रहते थे। तो नादिर शाह बस मौका ढूंढ रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि नादिर शाह के जो कंधार वाला जो इलाका है, ठीक है, कंधार वाला जो इलाका है, उसमें कुछ अफगान विद्रोही यहाँ पर आ जाते हैं। अफगान के कुछ विद्रोहियों के द्वारा कंधार में घुसपैठ किया जाता है। तो नादिर शाह कहता है, एक पत्र लिखता है मोहम्मद शाह रंगीला को। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली पर बैठा होता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला को एक पत्र लिखता है, और उस पत्र लिखने के एवज में वो कहता है कि आप जो है, देखिए थोड़ा सा इसको जो है ना छोटा करते हैं, लिखने में काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो नादिर शाह एक पत्र लिखता है, किसको? मुगल शासक कहाँ है? मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में बैठा हुआ है। अब जब दिल्ली में मुगल शासक बैठा हुआ है, तो नादिर शाह एक पत्र लिखता है और कहता है उस पत्र में कि हमारे कंधार में अफगान के कुछ विद्रोहियों का आगमन हो चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि उन विद्रोहियों का दमन कर सके, उनको दंडित कर दें। तो जब हम उनको दंडित करेंगे तो वो भाग करके काबुल चले जाएंगे। तो काबुल है मुगल सत्ता, काबुल है मुगल साम्राज्य का एरिया, तो हम वहां पर सैन्य अभियान नहीं कर सकते क्योंकि मुगल संप्रभुता का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसलिए हम ये अनुरोध करते हैं आपसे कि जब यहाँ हम अफगानों को जब दंडित करें, तो वो जब भाग करके काबुल जाएंगे, तो आप अपने सुरक्षा गार्ड को ये बता दें कि वो उनको एंटर न करने दें, ताकि हम उसको दंडित कर सके अफगान विद्रोहियों को। अब मोहम्मद शाह को देखिए, यहाँ तो जब दूत यहाँ पर पहुँचा, नादिर शाह का दूत ये पत्र लेकर के मोहम्मद शाह के पास, रंगीला के पास, तो यहाँ तो अलग ही माहौल चल रहा है।
मुशायरा लगा होता था, जाम चलते रहते थे, शायर बैठे रहते थे, नाच रंग का वातावरण है। वातावरण में एक अजीब सा आनंद का माहौल चल रहा है। कहाँ मोहम्मद शाह को बोला ये पत्र सुना है, मोहम्मद शाह बोला कि जाओ हो जाएगा, अब इस भाषा में बोल दिया। अब वो दूत फिर वापस आया, नादिर शाह अफगानों पर अटैक किया, अफगानों को दंडित करने के लिए सैन्य अभियान किया और सही में वो अफगान काबुल भाग गए। और काबुल भाग गए तो काबुल में जाकर के शरण ले लिया। क्यों? क्योंकि मुगल शाह कोई फेरी में नहीं है, सब तो नाच रंग में मस्त थे, रंगीला में। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था मोहम्मद शाह का वो भूल चुका है, उसको याद भी नहीं है कि नादिर शाह ने कुछ कहा भी था हमको। अब जब वो अफगान काबुल में शरण ले लिए तो नादिर शाह आग बबूला हो गया, उसको गुस्सा आया और वो एक गुस्सा भरा पत्र लिखा मोहम्मद शाह को। और मोहम्मद शाह को गुस्सा भरा पत्र लिख करके वहाँ पर बोला तो मोहम्मद शाह देखो वो और उल्टा और गुस्सा हो गया और उसके दूत को, जो नादिर शाह का दूत गया था पत्र लेकर के, उसके दूत को थोड़ा सा बेइज्जती कर दिया, दंडित भी कर दिया। अब नादिर शाह को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर गजनी, उसको एक मौका चाहिए था नादिर शाह को, उसको मौका मिल गया। उसने पहले गजनी को अपना जो है गजनी यहाँ पर, तो गजनी को पहले उसने अपना वर्चस्व उस पर कब्जा किया, फिर काबुल पर कब्जा किया और फिर इंटर करते हुए सिंधु नदी को पार करते हुए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज पार करते हुए फिर करनाल के पास, हरियाणा में जो करनाल है, ठीक है, कहाँ? करनाल हरियाणा में जो पड़ता है, दिल्ली के पास ही है, तो वहाँ पर पहुँचता है। अब देखिए भारत का सुरक्षा पंथ कितना मजबूत था। पहले काबुल गजनी क्रॉस करो, सुलेमान रेंज, ठीक है, फिर उसके बाद सिंधु नदी, फिर उसको क्रॉस करो सिंधु नदी को, फिर उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इन सब नदियों को, मतलब पूरे पंजाब को क्रॉस करो। आज सब नदी क्रॉस करना मुश्किल चीज़ें हैं। तो इतना सुरक्षा मतलब मजबूत था, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मुगल सत्ता इतना कमज़ोर हो चुका है, मतलब ही नहीं है उसको। अब जब वो करनाल में पहुंचता है नादिर शाह अपना सेना को लेकर के, तब मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह, वो भी अपने सेना को लेकर के करनाल में पहुंचने की तैयारी करता है। और इसके जो जितने भी अमीर अधिकारी थे, अमीर अधिकारी जैसे हमने बताया था, अभी देखिए ये घटना कब की है, करनाल का युद्ध, ये घटना कब की है, 1739 की घटना है, ठीक है, 1739 की घटना है, जब नादिर शाह करनाल में सेना लेकर के आता है। 1739 की घटना है। तो आप याद कीजिए, हमने बताया था हैदराबाद का निजाम आसफ जहां, वो 1724 में अपने आप को व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र कर चुका है, अमीर अधिकारी है मुगल शासक का। फिर आप याद कीजिए सादत खां, वो भी अपने आप को स्वतंत्र कर चुका है व्यवहारिक रूप से। तो कई सारे अमीर अधिकारी अपने आप को स्वतंत्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद शाह को जब भी दिक्कत होता तो वो निजाम को कॉल करता, मतलब उसमें कॉल तो व्यवस्था नहीं था, लेकिन जैसे लेटर लिख करके बुलाता और निजाम चला भी गया, आ भी गया, और वो सपोर्ट करता था। तो निजाम जब यहाँ पर आया, कई सारे अमीर अधिकारी आए, सबको बुलाया गया। सादत खां, अवध के जो नवाब थे सादत खां, उनको भी बुलाया गया। तो जब सब लोग आए तो फिर मुगलों ने सेना सजाई, ठीक है, करनाल में। और आप यहाँ देख सकते हैं मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह था, वो अपने खेमे में ही रहा, अपना जो टेंट वगैरह होता है वहाँ ही रहा, वो युद्ध में भी नहीं गया। और युद्ध का कमान जो था वो खाने दौरान को सौंप दिया, जो उसका मीर बख्शी था। मीर बख्शी हमने बताया था क्लास के अंदर, मीर बख्शी का मतलब सेनापति होता है। तो खाने दौरान को क्या किया गया, उसको मीर बख्शी, वो सेनापति था मुगल का, तो उसके नेतृत्व में मुगल जो है वहाँ पर करनाल का युद्ध करते हैं नादिर शाह के साथ 1739 में।
अब नादिर शाह के लड़ाकू सेना के सामने कहाँ टिकना, और वो भी विशेषकर जब पश्चिम से जो सेना आक्रमण करती थी उसके पास जो तोपखाने होते थे कहने से बड़े बेहतर होते थे। अब इतना बेहतर तोपखाना होता था तो आप समझ सकते कहाँ टिक पाते। तुरंत ही मतलब उसको पराजित कर देता है मुग़ल सेना को, और मुग़ल सेना को पराजित करके और फिर औपचारिक रूप से मोहम्मद शाह को नादिर शाह गिरफ्तार कर लेता है। अब जब मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह गिरफ्तार कर लेता है तो अब मुग़ल की तरफ से जो सबसे योग्य अधिकारी था वो था निज़ाम। तो निज़ाम नादिर शाह से समझौता करने आता है, बात करने आता है, ठीक है। तो निज़ाम को देखिए कितना मतलब चालाक था, चतुर आदमी था। उसने इतना अंधेरा दिखाया, मतलब इतना अंधेरा चित्र दर्शन करवाया नादिर शाह को कि कहाँ आप जाइएगा दिल्ली के पास, दिल्ली में अब है ही क्या हुआ, दिल्ली के खजाने खाली पड़े हुए हैं, वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, क्या जाइएगा। अब करनाल से दिल्ली जाने में जो आपका सेना को पूरे जाने में जो खर्च होगा वो भी खर्च नहीं निकलेगा दिल्ली के खजाने से, आपको जाने से कोई लाभ ही नहीं है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो हम कोशिश, मतलब उसका यहाँ तक कहना था कि मुग़ल शासक का जो खर्च है वो भी कर्ज पे चल रहा है, तो आप कहाँ से वहाँ से कुछ मतलब हासिल कर पाइएगा। तो आप जो है हम ये कोशिश करेंगे कि आपको 50 लाख रुपया हर्जाना दे दे युद्ध का, और आप यहीं से वापस चले जाएं। आपको 50 लाख रुपया कोशिश करेंगे कि मुग़ल शासक के द्वारा मतलब दिलवा सकें, और वो भी एक बार में मुग़ल शासक के द्वारा देना संभव नहीं होगा। अब देखिए इसका इंस्टॉलमेंट में बात, किस्तों में, और ये किस्त इतना लिबरल था, बैंक से भी ज़्यादा लिबरल। कैसे देखिए, निज़ाम बोला कि पहले अभी आप यहाँ पर हैं तो अभी आपको हम 20 लाख रुपया दे देते हैं, ठीक है, और जब आप करनाल छोड़ देंगे तब आपको 10 लाख रुपया दे देंगे। फिर जब आप सिंधु नदी को क्रॉस कर जाएंगे वापस जाते समय तब आपको 10 लाख रुपया पहुंचा देंगे, और 10 लाख रुपया आपको तब देंगे जब आप ईरान दरबार में अपने पहुंच जाइएगा, तब हम आपको 10 लाख रुपया पहुंचा देंगे। अब नादिर शाह इस पर भी तैयार हो गया, नादिर शाह इस पर भी तैयार हो गया, ठीक है चलो भाई इतना ही दो। अब मुग़ल राजनीति को आप देखिए, अब यहाँ पर जो अभी हमने आपको नाम बताया ना, सादत खान, सादत खान। अब देखिए सादत खान बोलो सब बराबर है। तो सादत खान, अब सादत खान जो अवध का नवाब था, अवध का, सादत खान को लगा कि निज़ाम का तो यहाँ पर गोटी चल जाएगा। कैसे? जब ये 50 लाख में नादिर शाह को लौटाने में जब सफल हो जाएगा तब तो निज़ाम बेहतर साबित हो जाएगा पूरे अमीर अधिकारी में, और फिर बेहतर साबित होगा तो हो सकता है मीर बख्शी का जो पद था, जो खाने दौरान युद्ध में मारा गया, तो खाने दौरान की जगह पर मीर बख्शी का पद हो सकता है निज़ाम को मिल जाए। बेहतर साबित होगा तो शायद निज़ाम हो जाए। वैसे देखिए मीर बख्शी, देखिए आपको लिख ही देते हैं यहाँ पर, मीर बख्शी, और देखिए मीर बख्शी सेनापति को कहते थे, ठीक है, ये फारसी शब्द है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखिए जब सादत खां को लगा कि मीर बख्शी का पद निज़ाम को मिल जाएगा, वैसे देखिए अमीर अधिकारी जो होते थे ना, जो कुलीन लोग, उनकी बात कर रहे हैं हम। वैसे देखिए मुग़ल शासक में, मुग़ल नौकरशाही में कई सारे पद थे, वजीर का पद था, अमीर का पद था, कई सारे पद थे, लेकिन जो मीर बख्शी का जो पद था ना वो सबसे बेहतर पद माना जाता था। तो मीर बख्शी मतलब जितने भी अमीर अधिकारी होते थे मुग़ल के, वो सब मीर बख्शी बनना चाहते थे सेनापति, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर मिलता था, ज़्यादा मतलब सपोर्ट, बेहतर पद था, अधिकारी में सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो सब लोग चाहते थे कि हम भी मीर बख्शी का पद ले लें। अब सादत खां को लगा कि निज़ाम का तो गोटी चल जाएगा यहाँ, तो वो जा करके चुपके से नादिर शाह को कहता है, नादिर शाह को चुपके से क्या कहता है सादत खां जा करके, कहाँ 50 लाख रुपए में जा रहे हैं वापस, चलिए दिल्ली, आपको हम 2 करोड़ रुपया दिलवाएंगे।
कहाँ आप जा रहे हैं 50 लाख में? आप दिल्ली तो चलिए, अभी 2 करोड़ रुपया आप वहाँ से ले जाइए। अब देखिए, अब नादिर शाह को ये ऑफर कैसे रास नहीं आता। नादिर शाह तुरंत अपने सेना लेकर को चल दिया, दिल्ली पहुंचा। तो जब खजाना खुला तो खजाना वाकई में खाली था, खजाने में कुछ था ही नहीं। अब नादिर शाह आग बबूला हो गया और शहादत खां को बुलवाया दरबार में, भरे दरबार में शहादत खां को बुलाया। अब उसी दरबार में नादिर शाह शहादत खां को कहता है कि महाशय, आप जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपये का इंतजाम कीजिए, बंदोबस्त कीजिए, नहीं तो हम इसी दरबार में आपकी खाल उतरवा देंगे। अब तो शहादत खां का हालत हो गया टाइट। अब पूरा अमीर अधिकारी शहादत खां की ओर देखने लगा, अरे यही था जो धोखा दिया मुगल बादशाह को लेकर के। अब माहौल ऐसा बन गया और शहादत खां न इधर जा सका ना उधर, उसने ऊब करके आत्महत्या कर लिया वहीं पर। अब ये सब तो माहौल चल रहा था, आत्महत्या कर लिया। इसी समय हुआ क्या कि नादिर शाह का कुछ सेना का जो सैन्य था, मतलब सेना था, वो दिल्ली के चांदनी चौक में मतलब कुछ दुकानदारों से उसकी झड़प हो जाती है और दुकानदार इसकी सेना के एक आध सैनिक को मार देता है। जब मार देता है तो नादिर शाह को इस बात का पता चलता है, वो पूरे दिल्ली के चांदनी चौक में कत्लेआम मचा देता है। दिल्ली लहलुहान हो चुका है, ऐसा घटना बना था। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कत्लेआम मचाया होगा कि जब नादिर शाह यहाँ से जब लौट के जाता है तब मोहम्मद शाह रंगीला अपने इतिहासकारों को ये कहता है कि आप इस घटना को इतिहास में नहीं दर्शाइएगा। आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन खैर, उस घटना का जिक्र हुआ इतिहास में, लेकिन वो मना किया था। अब आप समझ सकते हैं क्या स्थिति था, नादिर शाह क्या क्या करके गया और किसकी क्या गलती थी। आप खुद समझिए ना, कौन क्या था, किसकी वजह से इतना कत्लेआम हुआ। समझ सकते हैं, भारत पर आक्रमण हुआ है, स्थिति इतना दयनीय बना हुआ है, क्या मतलब कहें। तो ये स्थिति था। अब देखिए, इस सिचुएशन में फिर से आते हैं यहाँ पर। तो ये जो सुरक्षा पंक्ति था, अब नादिर शाह के आक्रमण के बाद ये सुरक्षा पंक्ति क्या हुआ, टूट गया। अब नादिर शाह भी 1739 में जाता है वापस, तब वो ईरान में 1-2 साल के अंदर उसका भी डेथ हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है यहाँ अफगान शासक जो अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रानी के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर मतलब शासक बन जाता है अफगान का और बेहतर शासक बन जाता है, मतलब मजबूत बन जाता है। उसका स्थिति बहुत मजबूत हो जाता है नादिर शाह से ज़्यादा। नादिर शाह का डेथ हो जाता है, उसके बाद फिर अफगानों का शासन चल जाता है। तो अफगान काबुल गजनी पर कंट्रोल कर लेते हैं और यहीं से बार बार भारत पर अटैक करते रहता है। हमें बताया था 1748 में अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 1761 में फिर लास्ट आक्रमण होता है और पानीपत का 3rd बैटल होता है, जो मराठों के द्वारा, यहाँ से दक्षिण से मराठे जाते हैं और पानीपत का 3rd बैटल अब्दाली के साथ युद्ध होता है और मराठा पराजित हो जाता है, पीट करके चले आते हैं वापस और वो चला जाता है अपने अफगान में। तो ये जो एक एलिमेंट था ये बस छूट रहा था, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर आ सकते हैं, कहाँ पर, जब हमने बताया कि मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद कई सारे नए नए राज्य उभर करके आए, उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोह के द्वारा राज्य और परिधि के बाहर के राज्य। तो विद्रोह के द्वारा के राज्य कौन कौन थे? जाट राज, रूहेला राज, मराठा राज और सिख राज। तो हमने जाट, रूहेला और मराठा के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब सिख राज के बारे में डिस्कस करना है।
तो वो जो डिस्कस करना है वो अब अगले क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और मिलते हैं फिर। और यदि कोई भी दिक्कत हो किसी चीज़ को लेकर के तो आप ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, ये बोमल दर्रा है या बोलन दर्रा है, ऐसी कुछ है नाम इसका। इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो वैसे हम इसको वहाँ पर लिख देंगे, जब एडिटिंग करेंगे तो वहाँ पर इसको बता देंगे, ठीक है। तो और यदि कहीं भी दिक्कत आपको हो, कुछ ज़रूरत हो किसी चीज़ के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।